हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। जैसे मेरे अगले वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग दी प्री मैरिज काउंसलिंग, आज के इस वीडियो में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी कि प्री प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जो काउंसलिंग किया जाता है उसके बारे में विस्तारित रूप से बात करते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। कि एक बार आपकी शादी हो गई, अभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है। जैसे अपने भारत देश में लोगों को ऐसा रहता है कि मोर देन 50% प्रेगनेंसीज जो है वो अनप्लान होती है। प्रेगनेंसी रुक जाती है, उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। या तो जनरली काफ़ी लोगों में ऐसी मान्यता होती है कि 7वां महीना चल रहा है और डायरेक्टली वो रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं कि हमको अभी डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में करवाना है। तो यह जो बात है वह गलत है और इट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर कि अपने को प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जो है उसका महत्व भी पता होना चाहिए एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। आज के इस आधुनिक युग में मैं आपको बताऊं तो हर चीज़ प्लानिंग से होती है। जैसे कि शादी करना है, प्री वेडिंग शूट होता है, मेहमानों की एक लिस्ट बनाई जाती है। वैसे ही अगर घूमने जाना है, हनीमून प्लान करना है, तो उसके सबके लिए एक प्लानिंग होती है। तो अगर हर चीज़ प्लानिंग के साथ होती है और वो अच्छे से स्मूथ गोइंग होती है, तो क्यों नहीं प्रेगनेंसी के लिए भी एक प्लानिंग हो। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। जैसे आप सबको पता है कि भारत देश में माता और शिशु का जो मृत्यु दर जो है उसका जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल एंड फीटल मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इज़ वेरी हाई। तो अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होता है तो यह जो मृत्यु अंक है वो हम कम कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होता है तो इनफर्टिलिटी या तो सब फर्टिलिटी अगर है तो उसके रिस्क फैक्टर्स और उसका ट्रीटमेंट भी अप्रोप्रिएट टाइम पे हो सकता है। आपका जो प्रेगनेंसी का 9 महीने का जो समय है वो एक स्मूथ गोइंग हो जाता है। और इन केस आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हो तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका टाइमली मैनेजमेंट हो सकता है। और जब भी डिलीवरी का जो समय है आपका वह और एक तंदुरुस्त बच्चा आपके हाथ में आ सकता है। तो बेसिकली प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जो है उसका महत्व इसके लिए है कि एक तंदुरुस्त माँ और तंदुरुस्त बच्चा आपके हाथ में सौंप सके। आइए अब बात करते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में एग्जैक्टली क्या किया जाता है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा रहता है कि रिस्क फैक्टर असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। वैक्सीनेशन दिया जाता है और काउंसलिंग किया जाता है। आइए अब हर एक कंपोनेंट के बारे में विस्तारित रूप से बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन, बेसिक इज हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में जैसे कि दोनों कपल्स का हिस्ट्री टेकिंग होता है, उसमें उनकी उम्र। जैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि बिटवीन 25 टू 35 ईयर्स के बीच में अगर प्रेगनेंसी प्लान किया जाता है और आफ्टर 35 ईयर्स अगर प्रेगनेंसी प्लान किया जाता है तो कंजेनाइटल अनोमलीज यानी कि जन्मजात जो खोड़खापन वगैरह रहते हैं उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। प्लस फर्टिलिटी जो है वो एट द एज ऑफ 25 एंड एट द 35 देर इज़ ऑलमोस्ट 50% यानी कि 50% से भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है फर्टिलिटी लेवल्स। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आज के जो कपल्स हैं, जैसे 28-30 ईयर्स तक आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होती है, बाद में आप शादी के लिए सोचते हो, एक करियर ओरिएंटेड रहते हैं फीमेल्स, तो उनको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए और उसके बाद जब भी वो प्लानिंग करते हैं वो टाइम ऑलमोस्ट 32-34 एज हो जाती है। तो मेरी ये राय है कि जो भी कपल्स हैं जिनका लेट आफ्टर 30 ईयर्स शादी होती है तो उनको प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तभी ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। जैसे 3 to 6 मंथ्स आपने प्लानिंग की, अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का नॉर्मल रेंज है बिटवीन 18 to 30।
लेकिन अगर किसी महिला का BMI लेस देन 18 है यानी कि अंडर वेट है, तो अंडर वेट भी अच्छा नहीं है, और अगर ओवर वेट है तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होती है। जैसे भी जो महिला अंडर वेट है उसमें IUGR यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वगैरह का रिस्क रहता है, और जो बच्चे आते हैं वो प्री मैच्योर या तो लो बर्थ वेट बच्चे आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो ग्रुप है जो ओवर वेट है, यानी कि अगर आपका BMI अगर बिटवीन 25 टू 29.9 है, इट मीन्स कि यू आर इन ओवर वेट। और ओबीज यानी कि अगर आपका BMI मोर देन 30 है तो यह महिला को ओबेसिटी ग्रुप में रखा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनका भी BMI हाई है या तो ओवरवेट है या ओबीज वुमेन्स है, इनमें मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम्स रहते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड डिजीज़ है, यह सब डिजीज़ आने की संभावना बढ़ जाती है और इनको प्रेगनेंसी रुकने में भी तकलीफ आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो ग्रुप है जैसे कि ऑक्यूपेशंस, कि जो भी महिला है, महिला और पुरुष दोनों का यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ऑक्यूपेशन यह भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि कोई रेडिएशन एक्सपोजर होता है, केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, केमिकल पोल्यूशन, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यह जो केमिकल पोल्यूशन होता है, केमिकल एजेंट्स जो रहते हैं, दे आर टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक मीन्स कि प्रेगनेंसी का जो टाइम है, जो बच्चा है उसमें जन्मजात आनुवंशिक खोटखापन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप की अगर बात करती हूँ मैं हिस्ट्री टेकिंग में, तो आपका जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, इरेगुलर है। मोस्ट कॉमन जो पेशेंट्स हम देखते हैं कि जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं वह है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। यह जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें ओबेसिटी का रिस्क ज़्यादा रहता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं और उनको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आ सकते हैं। बाद में आता है कि आपका पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी कि पहले का अगर प्रेगनेंसी रुका है या तो कोई महिला है जिनको बार बार गर्भपात हो रहा है, बार बार रिकरेंट मिस अबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो यह महिला में पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन से रिस्क हैं, क्यों उनको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, और पहले उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ताकि उनका जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी रहता है वो हेल्दी प्रेगनेंसी रहे और एक उसका जो आउटकम है वो भी एक तंदुरुस्त आए। आइए अब बात करते हैं कि जो हिस्ट्री टेकिंग जो फर्स्ट फेज़ रहता है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर कोई कपल, जैसे आप गर्भ निरोधक टैबलेट्स या तो पिल्स ले रहे हैं, तो वो बिफोर प्लानिंग मिनिमम कम से कम आपको 3 महीने पहले गर्भ निरोधक गोलियां बंद करनी है। दूसरा है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री एंड ड्रग हिस्ट्री। तो मेडिकल हिस्ट्री में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई फीमेल है जिनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में आपका जो शुगर लेवल है, 3 महीने का जो शुगर हम करवाते हैं जिसे हम HbA1c कहते हैं, वो बिफोर प्रेगनेंसी या तो आप जब भी प्लानिंग कर रहे हो तभी शुगर शुड बी अंडर कंट्रोल। लेस देन 6.5 अगर आपका HbA1c रहता है तो उसे गुड कंट्रोल माना जाता है, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका शुगर कंट्रोल रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे में मल्टीपल कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट आने के रिस्क बढ़ जाते हैं और मिसकैरेज का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए तो वो मेडिसिन आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या फिजिशियन को दिखा सकते हैं, और वो जो मेडिसिन है वो स्विच ओवर करते हैं जो सेफ़ मेडिसिन है, जो प्रेगनेंसी के दौरान आप ले सकते हो और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जो टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स हम बोलते हैं कि बच्चे में डिफेक्ट्स आने का रिस्क कम रहता है, वह मेडिसिन दी जाती है। अगर कोई महिला को अस्थमा की हिस्ट्री है और अगर वो स्टेरॉइड्स वगैरह के मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको स्टेरॉइड्स बंद करवाया जाते हैं, जो ओरल स्टेरॉइड्स लेते हैं वो, और स्विच ओवर टू जो पंप और इन्हेलर स्टेरॉइड्स अवेलेबल रहते हैं उसके ऊपर स्विच ओवर किया जाता है। दूसरी जो महिला है, किसी को कार्डियक डिजीज़ है, और मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो है कार्डियक में वह है रोमैटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। तो उनके लिए प्रेगनेंसी के दौरान इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब भी डिलीवरी का समय रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और ऐसे पेशेंट को डिलीवरी जहाँ पे ICU सेटअप रहता है वैसे सेटअप में यानी कि टर्शरी केयर सेंटर रहता है वहाँ पे ही डिलीवरी करवानी चाहिए। दूसरे जो पेशेंट हैं जिनको अगर किसी का जैसे प्रॉब्लम है कि
एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चल रही है, कोई मनोवैज्ञानिक रोग की कोई भी मेडिसिन चल रही है, साइकोलॉजिकल इलनेस है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्टर से बात करना है और वो जो मेडिसिन है वो आपको डोज रिड्यूस करवा सकते हैं या तो मेडिसिन चेंज करवा सकते हैं। और हम बात करते हैं कि जैसे अगर किसी महिला को थायराइड के रिलेटेड मेडिसिन चल रही है या तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उनको जैसे एल्ट्रॉक्सिन करके मेडिसिन चालू रहती है, उनका थायराइड का जो लेवल है सीरम TSH बिटवीन 2.5 टू 3.5 रहना चाहिए। दैट इज़ अ आइडियल नॉर्मल रेंज। और अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो प्रेगनेंसी के बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना कम हो जाती है, जैसे कि मिसकैरेज वगैरह है या तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा है कि कई महिलाओं को एक्ने के रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा होता है और जनरली जो प्रिफर्ड रहता है कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइड। आइसोट्रेटिनोइड जो है वह एक टेरेटोजेनिक ड्रग है, यानी कि अगर आप वो मेडिसिन ले रहे हो और प्रेगनेंसी रुक जाती है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसी कोई मेडिसिन आपको चल रही है, आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, हम ये मेडिसिन स्टॉप करवा देते हैं ताकि बच्चे में ऐसी तकलीफ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरे जो पेशेंट्स रहते हैं कि जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ रहते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो पेशेंट्स को रहता है जैसे कि SLE करके है, तो उनका जो रेमिशन पीरियड रहता है वो टाइम में अगर वो कंसीव करते हैं तो उनका जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है वो स्मूथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे जो पेशेंट्स हैं जिनका और कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री है या तो सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है और कोई मेडिसिन अगर वो ऑनगोइंग ले रहे हैं, तो यह सब डिस्कशन आपका प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में होता है। और अगर कोई मेडिसिन है जो टेरेटोजेनिक है और वह मेडिसिन की वजह से बच्चे को जन्मजात बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस है या तो आपको मिसकैरेज होने का रिस्क ज़्यादा है, तो वह मेडिसिन आपके डॉक्टर बंद करवाते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री टेकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में बार बार किसी को रिकरेंट अबॉर्शंस का हिस्ट्री है या तो किसी को जन्मजात बर्थ डिफेक्ट आने का रिस्क है या किसी को ऐसा बच्चा आया है जिसको ऑलरेडी कोई बर्थ डिफेक्ट आई है और इफ़ इट इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, तो वह भी हम पहले से पता कर सकते हैं और आपके बच्चे में यह डिफेक्ट नहीं आए उसके लिए आपका जेनेटिक काउंसलिंग किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों में ऐसा होता है, कोई कोई कम्युनिटी है जहाँ पे कॉन्सिग्विनस मैरिज यानी कि मामा का लड़का और चाचा की लड़की और ऐसे ही एकदम नियर रिलेटिव्स में जब भी शादी होती है तो ऐसे केसेस में जन्मजात बर्थ डिफेक्ट आने का रिस्क बढ़ जाता है या तो बार बार मिसकैरेज का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अभी जो हमने विस्तारित रूप से बात किया है वो कुछ कंपोनेंट के बारे में अभी बात की है, बाकी के जो कंपोनेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें और आपकी जो भी क्वेरीज़ रहेगी उसको हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यह मैसेज देना चाहती हूँ कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जो होता है वो 3 से 6 महीने पहले अगर आप लेते हो, प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 से 6 महीने पहले, तो वो बहुत ही बेस्ट पीरियड रहता है। और जब भी आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तभी आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो ड्रग हिस्ट्री है, यानी कि जो मेडिसिन आप अभी रूटीन में ले रहे हो और अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है तो वह सब रिपोर्ट्स आप लेके अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके लिए भी काफ़ी आसान रहेगा।